हेलो गाइस, वेलकम टू CUET UG पॉलिटिकल साइंस क्लास। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट हमने देखा, जिसमें क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड और क्या क्या एग्रीमेंट्स क्या हुए हैं, ग्लोबल कॉमन्स की वगैरह बात की गई। आज के इस क्लास में आज हम देखेंगे कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है और इंडिया का स्टैंड क्या होता है एनवायरमेंटल इश्यूज़ में, और ऐसा ही दूसरे इश्यूज़ इंडिजिनस पीपल रिलेटेड कौन से कंट्री में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज एनवायरनमेंट रिलेटेड, तो ऐसे चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो नाउ वी विल गो टू द कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी। जो कॉमन ग्लोबल कॉमन्स की बात मैंने लास्ट क्लास में जो की थी वो है दुनिया भर के लिए कॉमन चीज़ें क्या हैं, जैसा कि आउटर स्पेस हो गया, ओके, ओशन हो गया, तो ये सब चीज़ें ग्लोबल कॉमन्स हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर वगैरह। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन प्रॉपर्टी, ये एक देश के अंदर, ओके, देश के अंदर जो कॉमन चीज़ें होती है तो उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहाँ पर भी वो ग्लोबल कॉमन्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि सब देशों को उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है और उसको मेंटेन करना होता है। कॉमन प्रॉपर्टी में ऐसा है कि विद इन द कंट्री आपके कई सारे स्टेट्स रहते हैं, कम्युनिटीज़ रहते हैं, इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके उसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसमें राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज़ भी होते हैं। नेचर, लेवल ऑफ यूज एंड मेंटेनेंस के ऊपर ये डिसाइड करेगा, ओके, किसको कितना करना है, मेंटेन करना है इसमें। तो ये बेसिकली ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंचुरीज ऑफ प्रैक्टिस से इसे मेंटेन किया जाता है। और कॉमन प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो मेनली लोग जो होते हैं एक देश के, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आज कॉमन प्रॉपर्टी, जैसा कि ग्लोबल कॉमन्स में इशू हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आपके ओशन में पोल्यूशन हो रहा है, ओके, और अंटार्कटिका का आइस घुल रहा है। ठीक है, सैटेलाइट्स में, आउटर स्पेस में भी पोल्यूशन हो रहा है। ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ऐसा ही कॉमन प्रॉपर्टी विद इन द कंट्री भी क्या हो रहा है, वहाँ पर भी मसला शुरू हो गया, प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, ये सब वजह है कि कॉमन प्रॉपर्टी में भी इश्यूज होना शुरू हो गए हैं। आज वो साइज में कम हो रहे हैं, क्वालिटी उसकी कम हो रही है, अवेलेबिलिटी टू द पुअर ये भी कम हो रहा है। हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट जो होता है एक स्टेट कंट्री के अंदर, उसका शेप, ये साइज कम होते जा रहा है। ऐसा ही क्या है, कल्टीवेशन लैंड, कल्टीवेबल लैंड जो है उसका भी ये कम होते जा रहा है। रिवर्स जो एक देश के अंदर फ्लो होते हैं उसमें भी पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉब्लम आज उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा ग्लोबल कॉमन्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है फॉर द एक्चुअल मैनेजमेंट ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स ऑफ स्टेट ओन्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट होता है, बेसिकली इसमें जो लोग होते हैं देश के वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये कॉमन प्रॉपर्टी को वगैरह मेंटेन करने में। ठीक है, अगर हम देखेंगे साउथ इंडिया का फॉरेस्ट बेल्ट है, यहाँ के सैक्रेड ग्रोव्स जो होते हैं हैव बीन ट्रेडिशनली मैनेज बाय द विलेज कम्युनिटी इटसेल्फ। हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे लोगों ने खुद एक फॉरेस्ट को मेंटेन किया। कर्नाटका में उसका एग्जाम्पल है, तमिलनाडु में है, केरला के वेस्टर्न घाट्स में है। तो ऐसा लोगों ने, विलेज पीपल ने मेंटेन किया है फॉरेस्ट को वगैरह। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें इशू हो रहा है, फॉरेस्ट लेवल कम होते जा रहा है और ज़मीनें, कल्टीवेबल लैंड भी कम होती जा रही है। अगर इंडिया का स्टैंड देखें एनवायरमेंटल इश्यूज़ में, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, तो इंडिया बात कर रहा है क्लियरली कि डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है, क्योंकि आज का जो प्रॉब्लम हुआ है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था उस वक्त का है, जिसमें इंडिया का वगैरह, ये डेवलपिंग कंट्रीज आज जो डेवलप हो रहे हैं, इस चाइना, इंडिया वगैरह, इनका बड़ा रोल कुछ नहीं था उस वक्त। तो ये बेसिकली आज जो इफेक्ट देख रहे हैं वो कभी कहीं ना कहीं 50 साल से जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे जो डेवलप्ड कंट्रीज ने किया, उसका रिजल्ट हो रहा है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो इसलिए इंडिया का कहना यह है कि जिसने ये किया है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो यह इंडिया का स्टैंड है कि जितना इफेक्ट डाला है, कितना उससे लॉस हुआ है, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देश को उठाना है। और इंडिया सिंस अभी ग्रो हो रहा है तो इसे और जो फर्स्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं दोनों को एक ही जैसा नहीं देखा जा सकता। तो यह है इंडिया का स्टैंड।
देखिए इंडिया देख सकते हैं कि जैसे ही क्योटो प्रोटोकॉल आया है 1997 में, इसे हमने अग्री किया, रेटिफाई किया 2002। सी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सवाल आ सकता है। पहले रियो जो ब्राज़ील में वहाँ का जो अर्थ समिट हुआ था वो 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में हुआ। क्योटो जापान का है, ठीक है, और उसे रैटिफाई इंडिया करता है ओनली आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, 2002 में इसे रैटिफाई करता है। ये सब ईयर्स और प्रोटोकॉल्स आपको याद रखना चाहिए कि कौन से देश में कब हुआ था, ये सवाल आ सकता है आपको ये चैप्टर से। इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज इसमें एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो लॉस हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीरियड था उस वक्त में जो कंट्रीज ने, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिसे बोलते हैं या नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ जिसे कहते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज, ओके, यूएस, ये सब लोगों का ही इफेक्ट है कि आज वहाँ पर इतना बड़ा इशू हो गया है आज। तो इसीलिए वहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया कि उनको एक्सेप्ट किया जाए, डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। हाउएवर द क्रिटिक्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, अब क्योटो प्रोटोकॉल के क्रिटिक्स ये कहते हैं, ठीक है अब तो चाइना को, इंडिया को वगैरह हटा के रख दिए, लेकिन किसी ना कहीं जल्दी से, बिकॉज वी आर डेवलपिंग, ग्रोथ भी हो रहा है ना इंडिया चाइना का वगैरह, तो जल्द से जल्द ये भी क्या हो जाएंगे, लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स टू ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएंगे, एमिशन, तो उनको भी कंट्रोल करना पड़ेगा करके वहाँ पर एक क्रिटिसिज्म उठता है। G8 की मीटिंग हुई थी जून 2005 में, जिसमें इंडिया ने बोला कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज का जो पर कैपिटा एमिशन है ना, एमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया वगैरह, ये सब एक फ्रैक्शन है। इट इज़ नॉट इवन 50%, 20%, ऐसा नहीं है, बल्कि फ्रैक्शंस है ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। तो ऐसे में सेम लिमिट्स नहीं लगा सकते करके इंडिया ने G8 की मीटिंग में भी बता दिया है। इंडिया इज ऑफ द व्यू दैट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्बिंग एमिशंस, ओके, रेट शुड बी विद द डेवलप्ड कंट्रीज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डेवलप्ड कंट्रीज को ज़्यादा ये लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ये इंडिया का कहना है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए इंडिया कहता है जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसमें जो बोला गया उसमें बेसिकली हिस्टोरिकल इवेंट को ले लिया गया, बिकॉज 1920s 30s फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, या उसके बाद जो कोल्ड वार्स वगैरह हो रहे थे, उसमें इंडिया का ज़्यादा कुछ वहाँ पर ये नहीं हो रहा था, कार्बन एमिशंस वगैरह नहीं था। तो इसलिए वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, या कॉन्ट्रीब्यूशंस जितना करें या एमिशंस को कंट्रोल करने में उन लोगों को ज़्यादा रोल देना चाहिए करके इंडिया का कहना है, ठीक है। अगर अब लेटेस्ट जो हुआ था, अभी इश्यूज हो रहा है कि इंडिया चाइना को भी क्या कर रहे हैं, तो कमिटमेंट्स को बाइंड कर रहे हैं, तो इंडिया कह रहा है कि अपनी राय बदल रहा है कि जो UNFCC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, ये भी सवाल आ सकता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये लास्ट क्लास में मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता चुका हूँ, अगेन यू राइट इट डाउन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसमें जो बोला गया था उससे अब बातचीत जो है ना डेवलप्ड कंट्री से हट के बात कर रही है, तो इंडिया कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ओके। बाइंडिंग कमिटमेंट्स जो हम रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज जैसा कि ब्राज़ील, चाइना, इंडिया वगैरह, इनके ऊपर बाइंडिंग कमिटमेंट्स डालना ठीक नहीं है करके इंडिया कह रहा है, ये इंडिया का स्टैंड है, ठीक है। क्यों सही नहीं है? इंडिया कहता है कि UNFCCC जो FCCC में जो बोला गया था उसके खिलाफ अब बात हो रही है, बिकॉज उसमें क्या हुआ कि डेवलप्ड कंट्रीज जो आज जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका वजह कौन है, तो उन लोगों को कार्बन एमिशंस में वगैरह ये करने की बात की गई थी, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए इंडिया कह रहा है कि कमिटमेंट ऐसा मत कीजिए, बट स्टिल इंडिया बहुत सारे ग्लोबल एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज में, एमिशंस में वगैरह कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि ऑटो फ्यूल पॉलिसी इंडिया में है, जो क्लियर फ्यूल्स पर व्हीकल्स आने के लिए ये पॉलिसी बोलता है कि फ्यूल से क्लियर फ्यूल अगर है व्हीकल्स में तो उससे जो पोल्यूशन होगा कम होगा, तो ये हमारा पॉलिसी है। 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ, ये आप याद रख लीजिए, 2001 में पास हुआ। इसका वजह क्या था? आउटलाइंस, इसका इफेक्ट ये था कि इनिशिएटिव टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो सवाल ऐसा आ सकता है कि इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन सा एक्ट पास हुआ था या कब हुआ था, सवाल आ सकता है। सवाल आंसर है एनर्जी कंजर्वेटिव एक्ट 2001।
और ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 जिसमें यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया गया, इसे एनकरेज किया गया। आज भी हम इंडिया में देखते हैं कि सोलर जो एनर्जी है इसे यूज करने की बात ज़्यादा होती है, सरकार उसे मदद भी करती है अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसे ओके। तो ये सब चीज़ें इंडिया कर रहा है। और इंडिया रैटिफाई भी किया पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। 2 अक्टूबर 2016 में इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को भी साइन किया, उसे रैटिफाई किया। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के जो कर रहा है उसमें इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया ने अर्थ समिट का रिव्यू भी किया। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था, जहाँ पर ब्राज़ील का कैपिटल में। उसका हमने रिव्यू भी किया। रिव्यू करके बताया कि अंडरटेकन बाय इंडिया जो है ना 1997 में किया। तो ये भी दिखाता है कि इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस ग्लोबल इश्यूज, स्पेशली ये जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है इसके हम बहुत सीरियसली लेते हैं। इंडिया फाइंड्स इट्स नेसेसरी द डेवलप्ड कंट्रीज। अब इसमें हमने समिट को, अर्थ समिट का जो है इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया हमने 1997 में। ओके। और इंडिया कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है ये इमीडिएट मेजर्स ले और डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दें। ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं? बाइंडिंग कमिटमेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के पास पैसा नहीं है ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉस होगा उनको। तो इसको क्या करना पड़ेगा? डेवलप्ड कंट्रीज को अगर एनकरेज करने के लिए फिनेंशियल हेल्प देना पड़ेगा। और क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी फर्स्ट वर्ल्ड के पास या ग्लोबल नॉर्थ के पास ज़्यादा है। तो इसीलिए इंडिया कहता है कि ये आप ग्लोबल साउथ को, डेवलपिंग कंट्रीज को दीजिए करके कह रहा है। ये हमारा स्टैंड है। और इंडिया ये भी कहता है कि सार्क कंट्रीज को एक कॉमन पोजीशन अडॉप्ट करना चाहिए, स्पेशली ये एनवायरनमेंट पॉलिसी में। ठीक है, ये ग्रेटर वेट कैरी करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि सार्क कंट्रीज में अगर हम देखेंगे तो सपोज 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओके, तो सार्क कंट्रीज में है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन में जितने कंट्रीज आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ओके, ये सब कंट्रीज का अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली पॉवर्टी भी यहाँ पर है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि सार्क के लिए एक पॉलिसी हो, वो भी बेहतर रहेगा। ओके, तो विद दिस वी कंक्लूड दैट टॉपिक जिसका नाम है इंडिया का स्टैंड एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या है। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंट मूवमेंट दुनिया भर में कैसे हैं। ओके, ये एक मूवमेंट नहीं है बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स चल रहे हैं। ओके, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट्स चलाने से ज़्यादा ये कोई इंडिविजुअल ग्रुप्स के जरिए बहुत ज़्यादा चलाए जाते हैं। ठीक है, लोकल लेवल में बहुत कम होता है। ये मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स, पावरफुल सोशल मूवमेंट्स तो दुनिया भर में ये देखा जाता है कि एनवायरमेंटल मूवमेंट्स चल रहे हैं। फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ द साउथ, ओके, अगर साउथ मतलब ग्लोबल साउथ में अगर यहाँ पर देखेंगे तो फॉरेस्ट मूवमेंट चल रहा है, स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज। अब देखिए मेक्सिको हो गया, नॉर्थ अमेरिकन यहाँ पर वो जगह, ये सब जगह पे जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है कम होते जा रहे हैं वहाँ पर फॉरेस्ट मूवमेंट्स चल रहा है। ठीक है, मेक्सिको, चील, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, इंडिया, यहाँ सब जगह पे फॉरेस्ट मूवमेंट चल रहा है। फॉरेस्ट क्लियरिंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज अलार्मिंग रेट। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर भी एनवायरमेंटल एक्टिविज्म चल रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट हैज इंक्रीज्ड। इवन अमेज़न का भी हालत यह है कि वहाँ पर भी ये हो रहा है, उसका भी जो है ना साइज कम होते जा रहा है। तो ओके, ऐसा ही बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के फॉरेस्ट लास्ट डिकेड से कम होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट फायर से जल के राख हो रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, तो इसके लिए मूवमेंट्स चल रहे हैं। हमको याद रखना चाहिए कि फॉरेस्ट मूवमेंट कहाँ पर चल रहा है, मिनरल इंडस्ट्री के खिलाफ मूवमेंट कहाँ पर चल रहा है, एंटी डैम मूवमेंट्स कहाँ पर चल रहा है। ये सब कंट्रीज़ का नाम और अगर स्पेसिफिक कोई नाम है ऑर्गेनाइजेशन का तो याद रखें, इससे CUT में सवाल आ सकता है। मिनरल इंडस्ट्री का अगर देखेंगे तो वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, ये कंपनी फिलीपींस में मिनरल्स को एक्सपोर्ट ये करती है, वहाँ पर निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन WMC, ये मल्टीनेशनल एक कंपनी है। अब इसके खिलाफ अपोजिशन कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर ये है, दिस इज अ बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कंपनी। तो ऑस्ट्रेलिया में ही ये WMC के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस पीपल के खिलाफ अपना काम किया है करके बोल के। ठीक है, तो ये एक मिनरल इंडस्ट्री के खिलाफ एक मूवमेंट।
ऐसा ही एंटी मेगा डैम्स मूवमेंट, आज डैम्स को भी, बड़े बड़े डैम्स बनाना भी आज एक शौकीन चीज चल रही है। बताया जा रहा है कि चाइना ने एक बड़ा डैम बनाया जिससे दुनिया का जो रोटेशन स्पीड है ना, तो वो थोड़ा सा कम हो गया। तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर असर डालने जैसे क्या हो गया कि डैम्स बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए मेगा डैम मूवमेंट के खिलाफ एंटी मेगा डैम मूवमेंट्स चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट अगर हम देखेंगे ग्लोबल नॉर्थ में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन रिवर के रिलेटेड हुआ था। सी ग्लोबल नॉर्थ इस कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया तो अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ग्लोब में देखेंगे तो साउथ में आता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट इन द नॉर्थ। तो ये आप कंफ्यूज मत होइए, ये नॉर्थ का मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं है, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो आते हैं ना, उनको ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वो ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा ही है, साउथ का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ बोला गया। ठीक है, तो फ्रैंकलिन रिवर याद रखिए ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर पहला एंटी मेगा डैम मूवमेंट हुआ है, बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा। ऐसा ही अगर देखेंगे तो मेगा डैम्स के खिलाफ ग्लोबल साउथ में भी देखेंगे कि टर्की तो साउथ में नहीं आता ना बेसिकली, बट स्टिल उसे ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा माना जाएगा। तुर्की हो गया, थाईलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ सब जगह पे बेसिकली एंटी मेगा डैम ये मूवमेंट्स चल रहे हैं। ऐसा ही अगर देखेंगे तो इंडिया में भी इंडिया में बहुत सारे पेरिनियल रिवर्स हैं, तो यहाँ पर भी डैम्स बनाना चलता है, लेकिन उसमें भी आंदोलन वगैरह भी चलते हैं। स्पेशली नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये भी एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट है। ऐसा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया भर में जो एंटी डैम मूवमेंट चल रहा है, इसमें कॉमन चीज़ ये है, या वो चाइना का हो, या वो तुर्की का हो, या वो ऑस्ट्रेलिया का हो, या कोई देश का हो, तो एंटी डैम मूवमेंट्स वगैरह, ये एनवायरमेंटल मूवमेंट्स मोस्टली, नॉट जस्ट एंटी डैम मूवमेंट्स, इवन मिनरल इंडस्ट्री के खिलाफ जो भी हो रहा है, ये सब भी नॉन वायलेंट मूवमेंट्स हैं। ओके, तो ये एक कॉमन चीज़ दिखती है। नेक्स्ट आएंगे हम रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक में। व्हाट इज दिस रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स? ये दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें बड़ा रोल रिसोर्सेस का है। ठीक है, अब एग्जाम्पल को आप समझिए, उक्रेन और रशिया का जो वॉर चला, ठीक है, तो और उसमें किसने सपोर्ट किया उक्रेन को लड़ने के लिए? ये यूएस ने सपोर्ट किया। आज हमको मालूम होता है कि यूएस बोल रहा है कि जंग रोक दो, ओके, रशिया के साथ बात कर रहा है। और जेलेंस्की को जो इसका प्रेसिडेंट था, उक्रेन के प्रेसिडेंट को बुला के वापस भेज दिया व्हाइट हाउस से। क्या बताया गया कि तुम्हारे रिसोर्सेस को हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे देश को डिफेंड करने में हमने इतना पैसा लगाया, इसलिए डीलिंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोला कि तुम्हारे रिसोर्सेस को हमको देना पड़ेगा तुम्हें। तो बेसिकली ये भी देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसा ही चाइना जो इंडिया के साथ जो बॉर्डर के इश्यूज किया है, अक्सई चीन को पकड़ के रखा है, या नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर आ रहा है, या तिब्बत में हमारा जो लद्दाख इशू है वहाँ पर लद्दाख में आके ये इन्वॉल्व होना चाहता है, ये बेसिकली ये सब रिसोर्सेस के लिए है। ठीक है, तो ये सब जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ये रिसोर्स होता है जहाँ से रिवर्स शुरू होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर वगैरह आती है, लद्दाख में भी ऐसा ही कि बहुत सारे रिवर्स शुरू होते हैं वहाँ पर। तो इसलिए रिसोर्सेस के लिए ही ये लड़ाई झगड़ा दुनिया भर में हम देख सकते हैं कि होता है। बड़े बड़े कंट्रीज भी वही चीज़ के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो ये जियोपॉलिटिक्स क्या है कि हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है, तो इसके बारे में जो बात होती है इसे हम कहते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, तो यूरोपियन पावर एक्सपेंशन में ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है, और ये इंटरस्टेट राइवलरी को भी लेके आता है। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया भर में कब से ही चलते आ रहा है। ठीक है, वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग में अगर देखेंगे तो वॉर एंड पावर बेसिकली ट्रेड के साथ ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। ओवरसीज रिसोर्सेज और मैरीटाइम नेविगेशन को इन लोगों ने फोकस किया, यानी कि शिप्स जो जाते हैं रास्ता, तो उसे कंट्रोल करना, तो ये भी रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, आज देखेंगे कि चाइना रोड एंड बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के ज़रिए अपना माल को भेजना और इंडियन ओशन में एक बड़ा उसका एक रूट बनाना, तो ये सब चीज़ें भी रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 17th सेंचुरी 1600s में देखेंगे तो उस वक्त बड़ा रिसोर्स जो था टिम्बर था।
तो टिम्बर अगर रहा तो उससे शिप्स बनते थे और उससे बहुत कारोबार होता था। तो उस वक्त इसके ऊपर टिम्बर सप्लाई के ऊपर फोकस हुआ। उसके बाद अगर देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त में ऑयल, तो ऑयल के ऊपर फोकस ज़्यादा किया गया। ठीक है, अब वहाँ से ही देख सकते हैं कि ये जो आज वेस्ट गल्फ कंट्रीज़ में, एशिया में वगैरह जो भी ये हैं ऑयल के रिजर्व्स, उसमें बहुत बड़ा रोल वेस्टर्न कंट्रोल है। वहाँ के पपेट गवर्नमेंट्स हैं बेसिकली, वाई देयर इज़ नो डेमोक्रेसी हियर, एक डिक्टेटर है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर राजाओं की हुकूमत होती है। तो बेसिकली वहाँ पर क्योंकि वेस्टर्न कंट्रोल है, ऑयल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में वेस्टर्न कंपनीज आके काम किए और वहाँ पर वो आज भी उनका इन्फ्लुएंस दिखता है। और साउथ, सदर्न एंड सेंट्रल एशिया में अगर देखेंगे तो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, तो ये सब जगह पे वेस्टर्न कंट्रोल पकड़ के रखे हैं बेसिकली। ओके, और वहाँ से पूरा उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर भी वहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, आज फ़लस्तीन और इजराइल का जो प्रॉब्लम, वो भी, उसमें भी एक बड़ा रोल ये रिसोर्स पॉलिटिक्स का हो सकता है बेसिकली। जो यूएस है उसी का एक छोटा सा एक कॉलोनी जैसा, या उसी का एक लैंड, एक स्टेट, 50 स्टेट्स अगर हम मानते हैं तो हर एक स्टेट जो है वो इजराइल, ठीक है, वहाँ से वो पूरे मिडिल ईस्टर्न में जो ऑयल रिसोर्स कंट्रीज़ हैं इसे अटैक कर सकता है। तो वहाँ पर काबू रखा है उसने। ठीक है, ऐसा ही नॉट ओनली इजराइल बट डिफरेंट अरब कंट्रीज़ में भी अपना नेवल बेस, एयर बेस वगैरह यूएस रखा, हम देख रहे हैं। ठीक है, अब रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स में जैसा टिम्बर के ऊपर, ऑयल के ऊपर फोकस किया गया, उसके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जैसा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद अगर कोई चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स किसके पास है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर एनर्जी बन सकती है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया। आज भी अगर देखेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है ऑयल के ऊपर है, डिपेंड है। वेस्ट एशिया में देखेंगे तो आज 30% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल कंजम्पशन कम्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। ठीक है, लेकिन जितना नॉन रिसोर्सेस है उसमें 64% आज भी वो मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में ही पाए जाते हैं। आप देखें कि कंप्लीट 64% रिजर्व्स हैं, लेकिन जितना यूज़ हो रहा है आज 100% में, अगर 100 बैरल्स दुनिया भर यूज़ हो रहे हैं तो उसमें सिर्फ 30 बैरल वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं। तो इनके पास और कितना रिसोर्सेस हैं आप जान सकते हैं। तो बेसिकली ये फोकस हो रहा है। और इसमें अगर देखेंगे दुनिया भर में अगर पहली कंट्री है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिसके पास ज़्यादा ऑयल है, वो तो सऊदी अरबिया है। नेक्स्ट है इराक। ठीक है, अब ऑयल हो गया, टिम्बर हो गया, वाटर, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हो गए, तो नेक्स्ट है रिसोर्स वाटर। तो वाटर भी एक रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। पानी के लिए बहुत कुछ जंगें हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, अगर पानी नहीं मिलेगा तो ख़त्म हो जाएगा ना, एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाए तो पॉपुलेशन अफेक्ट होगा, बहुत कुछ, पूरा डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वाटर के लिए भी ये होता है। शेयर्ड वाटर रिसोर्स 21st सेंचुरी में इश्यूज हैं। ओके, वाटर वार्स हो सकते हैं। ओके, इसे बोला जाता है वाटर वार, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि कंट्रीज दैट शेयर रिवर्स कैन डिसएग्री ओवर मेनी थिंग्स। सिर्फ पानी के ऊपर अगर बहस हो गई, एक जंग छिड़ गई कोई देश के ऊपर, तो दूसरे चीज़ें में भी वहाँ पर इख्तिलाफ आ जाएगा। बेसिकली वहाँ पर ट्रेड कम हो जाएगा। ओके, बहुत कुछ हो सकता है। तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि डिसएग्रीमेंट डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। एक रिवर है, ओके, तो यहाँ से रिवर यहाँ पर जा रही है, तो ये एक स्टेट है, ये कंट्री है, ये एक कंट्री है। तो बेसिकली उसे ऊपर जो जहाँ से शुरू होती है रिवर, उसे हम बोलेंगे अपस्ट्रीम स्टेट, और जहाँ पर ख़त्म होती है, नीचे जाती है, उसे डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। तो इसमें मसला ये हो सकता है कि अगर अपस्ट्रीम के जो कंट्री है या कोई स्टेट है, वहाँ कोई नया डैम बनाया जाता है या कोई इरिगेशन का कुछ नया करते हैं या कोई फैक्ट्री बड़ी खुल रही है, ओके, या कुछ दूसरा एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हैं, तो ज़रूर उससे इख्तिलाफ डाउन स्ट्रीम के लोग बोलेंगे कि हमको आने का पानी अब रुक जाएगा। तो इसलिए मसला हो सकता है। अच्छा समझने के लिए इंडिया में देख सकते हैं कि कावेरी का जो इशू है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, तो ये बेसिकली अपस्ट्रीम स्टेट इसमें कर्नाटका है, डाउनस्ट्रीम स्टेट तमिलनाडु है। तो अगर कोई नया डैम कुछ बनता है, कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट कुछ होता है, कुछ फैक्ट्री आती है कावेरी के आसपास, तो बेसिकली इसे तमिलनाडु अलाफ करेगा। लेकिन ये एक देश के अंदर है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु कुछ इशू है तो दे कैन गो फॉर कावेरी ट्रिब्यूनल, वाटर ट्रिब्यूनल है इंडिया के पास, विद इन द कंट्री ये ट्रिब्यूनल के जरिए से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनेशनल रिवर्स?
तो वहां पर ट्रीटी डाल के सॉल्व करना पड़ेगा, कभी भी कुछ मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो वाटर इज अ रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिए लोअर राइपेरियन रिवर, अपर राइपेरियन रिवर का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट्स हैव यूज्ड टू प्रोटेक्ट सीज फ्रेश वाटर रिसोर्सेस, फोर्स इस्तेमाल करके फ्रेश वाटर को अपने पास रखने में काबू, यही हुआ है जो अक्षय चिन्ह को जो पकड़ना या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हावी होने के लिए जो चाइना कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में वगैरह, बेसिकली इसी के लिए कर रहा है। और तिब्बत में जो अपना पार्ट बना लिया चाइना ने, ऑक्युपाई कर लिया, अब तो चाइना तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना करके इवन इंडिया भी मान चुका है। तो तिब्बत में क्या है, बेसिकली फ्रेश वाटर रिसोर्स है। ठीक है, वहां से बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते हैं, तो वो अलग देश था, अब तो चाइना का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब इसलिए किया जाए, फोर्स रख के फ्रेश वाटर रिसोर्सेस को काबू में लाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में भी इश्यूज हुए हैं रिवर्स के रिलेटेड, स्पेशली जॉर्डन और यरमुक रिवर। जॉर्डन एक स्टेट भी है, जॉर्डन एक रिवर का नाम भी है यरमुक रिवर। तो इसके बीच में ये इसे यानी कि डायरेक्शन चेंज करने का, डाइवर्ट करने का कुछ मसला था, तो ये इजराइल और सीरिया और जॉर्डन के बीच में इशू है। ऐसा ही यूफ्रेटिस रिवर, इसमें अगर देखेंगे तुर्की, सीरिया, इराक, ये सब लोगों ने यहाँ पर डैम के खिलाफ, यूफ्रेटिस रिवर के डैम के खिलाफ यहाँ पर इशू हुआ है। तो बेसिकली आप जान सकते हैं बहुत सारे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स का इश्यूज है। अब फाइनल पार्ट को आते हैं हम, इंडिजिनियस पीपल का राइट्स क्या है। ओके, जब एनवायरनमेंट की बात होती है, अगर उसमें कुछ प्रोजेक्ट करके कुछ लॉस होता है, तो सबसे बड़ा लॉस जो होता है इंडिजिनियस पीपल का होता है। हु आर दिस इंडिजिनियस पीपल? These are people who are there in a particular place for time, from time immemorial, यानी कि जमाने से, वो कुछ टाइम नहीं बोल सकते, वहाँ से वो लोग वो देश के, वो जगह के पुराने लोग हैं, तो इनको नेटिव पीपल भी बोला जाता है, इंडिजिनियस पीपल भी बोला जाता है। ठीक है, तो यूएन डिफाइंस descendants of people who inhabited the present territory of a country at a time. Okay, when persons of a different culture, ethnic origin arrived there from other parts of the world and overcame them. एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो इंडिजिनियस पीपल है वो ट्राइबल्स हैं, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है। तो दूसरे सब लोग आर्यंस पूरे बाहर से आए। ओके, अब इंडिया का अगर हम देखेंगे सोशियोलॉजी में, तो डिफरेंट सेंट्रल एशिया से लोग आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, अफ्रीका से आए हैं, सॉरी, तो कंप्लीट बहुत सारे कंट्रीज से इंडिया में लोग आके यहाँ पर बस गए। लेकिन जो लोग पुराने हैं उन लोगों को हम इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं, और वो बेसिकली इंडिजिनियस पीपल में आएंगे। अब इसमें आपको सवाल क्या आ सकता है यूपी, इसके लिए आप देखेंगे सीयूटी के लिए, तो कौन से कंट्री में कौन से लोग वहाँ के हैं, तो ये नाम आप याद रख लीजिए। ठीक है, वो काफ़ी रहेगा आपके लिए, बिकॉज मैच द फॉलोइंग आ सकता है या चूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस में अगर देखेंगे तो इंडिजिनियस पीपल कॉर्डिलिया रीजन में रहते हैं, ये नाम याद रख लिया। चील में अगर देखेंगे तो मापुची पीपल हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में भी ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स में 6 लाख ट्राइबल पीपल रहते हैं। ओके, अमेरिकन नेटिव्स अगर देखेंगे तो 35 लाख है, नॉर्थ अमेरिका में नेटिव्स 35 लाख, मतलब 3.5 मिलियन पीपल और देर। ओके, पनामा कैनल में कुना करके एक कम्युनिटी होती है 50,000 की, तो ये नाम याद रख लीजिए, कुना। ओके, दीज पीपल लिव इन पनामा कैनल। 10 लाख स्मॉल पीपल, सोवियत नॉर्थ, सोवियत का नॉर्दर्न पार्ट में वो लोग हैं इंडिजिनियस पीपल, जिनको स्मॉल पीपल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही देखेंगे तो इंडिजिनियस पीपल अगर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में बहुत सारे हैं, अफ्रीका में, इंडिया में भी रहते हैं, और इंडिया में इंडिजिनियस पीपल को मैं जैसा बोला हूँ उनको यहाँ पर ट्राइबल्स करके बोला जाता। ठीक है, साउथ एशिया में भी इंडिजिनियस पीपल दिखते हैं। ओशियानिक रीजन, मतलब ओशियानिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह आता है, यहाँ पर भी इंडिजिनियस पीपल दिखते हैं। ओके, यहाँ पर देखेंगे अगर कम्युनिटीज का नाम हो तो पोलिनेशियन, मेलानेशियन और माइक्रोनेशियन पीपल यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख लीजिए, और ये इनका कुछ टाइम लिमिट नहीं है, टाइम इमोमेरियल से वहाँ हैं, दूसरे लोग ही बाहर से आए हैं। ओके, अदरवाइज ट्राइबल पीपल्स, इंडिजिनियस पीपल और देयर। अच्छा, ये वर्ल्ड व्यू इनका क्या है? इंडिजिनियस पीपल का अगर वर्ल्ड व्यू देखेंगे तो सब इंडिजिनियस पीपल का सेम वर्ल्ड व्यू है, बिकॉज उनको लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाहर से नहीं आए, वहीं पर हैं, तो बेसिकली वो लैंड को ये कल्टीवेट करते, वहाँ से ही वो एग्रीकल्चर करके बेसिकली अपना पेट पालते हैं। तो ऐसे में इनको डेवलपमेंट के नाम पे अगर हटा दिया गया तो सबसे बड़ा लॉस उनको होता है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे इंडिजिनियस पीपल की सोच दुनिया भर में एक ही जैसी होती है, वो चाहते हैं कि उनके एरियाज को डिस्टर्ब ना करें डेवलपमेंट के नाम पे।
ठीक है। तो इनको इकोनॉमिक रिसोर्स बेस ये प्रॉब्लम हो जाएगा अगर उनके लैंड चले गए तो इंडिया में जैसा मैंने बोला शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके बोलते हैं, इंडिया में इंडिजिनियस पीपल का परसेंटेज है 8%, ऑलमोस्ट 8% आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड इनके लिए बहुत अहम है और इंडिया में इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था अनलेस एंड अनटिल ये ब्रिटिश कॉलोनीज आए। तो कॉलोनियल पावर आने से पहले तक किसी ने ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डिस्टर्ब नहीं किया, वो अपने ही जगह पे रहते थे। और आउटसाइड फोर्सेस को यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स ने आके बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ को डिस्टर्ब किया, ठीक है। आज क्या है ट्राइबल कम्युनिटीज, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन तो दिया गया है, एससी एसटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन वगैरह है, लेकिन दूसरे अगर चीज़ों में है तो बेनिफिट इनको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में इनको 8% जो है, क्या इतने मिनिस्टर्स हैं, क्या इतने डॉक्टर्स हैं, अगर झाके देख लिए तो बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ का इतना कुछ ये नहीं दिख रहा है, मेन स्ट्रीम में कहीं पर भी ये लोग नहीं दिखते। तो ये बहुत बड़ा लॉस, अगर डेवलपमेंट से इंडिया में कहीं कुछ बड़ा लॉस कोई कम्युनिटी को हुआ है तो वो इनके ही लिए हुआ है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हुआ है। इन्होंने बहुत बड़ा कॉस्ट पे किया है, इनको ज़मीनों से हटा दिया गया, ये सब प्रॉब्लम्स हुए हैं, ठीक है। और इनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इनके इश्यूज को डिसरिगार्ड कर दिया जाता, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 1975 में जब वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल बनाई गई, ओके, काउंसिल बनाई गई 1975 में। ये एक सवाल सीयूटी के लिए हो सकता है कि किस साल कब हुआ था, 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल करके काउंसिल बनाई गई। आज यूएन में जाके ये काउंसिल बात कर सकती है। यूएन में तकरीबन 11 इंडिजिनियस एनजीओस हैं जिसमें ये वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल भी एक हिस्सा है। तो इंडिजिनियस पीपल रिलेटेड कुछ इश्यू है तो यूएन में जाके ये काउंसिल बात कर सकती है। याद रखें ये कब बनाया गया, ये सवाल आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हमने ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, 6 चैप्टर। अभी सिर्फ ये एक चैप्टर बचा हुआ है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ये चैप्टर में आपको याद रखना है ट्रीटीज, ईयर्स और इंडिजिनियस पीपल कम्युनिटीज़ के नाम कहाँ से हैं, कहाँ हैं, और रिवर्स वगैरह जो मैं बात किया हूँ कहाँ हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पास हुए हैं, जैसा कि रियो में 1992 में, बाद में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ओके। तो ये सब ईयर्स आप जाने, पेरिस एग्रीमेंट हुआ ये कब हुआ था ये जाने, इससे ही सवालात आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।